નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, અંકુર વિદ્યાભવન તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે કક્ષા 9ની અંદર વિષય હિન્દીમાં આજે આપણે શીખવાનું છે ઇકાઈ 15 દાજ્યું. આ છે ગદ્ય અને તેના લેખક છે शेखर जोशी. उसका जन्म सन 1932 में हुआ था. तो आपको विद्यार्थी मित्रों ऐसा लगता हो कि दाज्यू दाज्यू शब्द का अर्थ क्या है? तो पहाड़ी प्रदेशों में दाज्यू शब्द उसे बड़े भाई को संबोधित करता है और उसके सम्मान से बुलाते हैं दाज्यू. इसीलिए इसके उसे भाव होता है बड़ा भाई. तो यहाँ दाज्यू जो इकाई 15 है, पहले हम इस लेखक का परिचय ले लेते हैं. शेखर जोशी का जन्म 10 सितंबर 1932 को अल्मोड़ा उत्तरांचल के अलिया गांव नामक स्थान पर हुआ. आपने केकड़ी एवं अजमेर में स्कूलों शिक्षा प्राप्त की. लगभग 30 वर्ष तक इलाहाबाद के निकट तक सैनिक औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत रहने के बाद आप स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं. आपके चर्चित कहानी संग्रह है कोशिका, घटवार, सात के लोग, दाज्यू, हलवाहा एवं नौरंगी बीमार है. आपकी आदमी और कीड़े कहानी को 1955 में धर्मयुग द्वारा आयोजित कहानी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया. किसको? तो के शेखर जोशी को. नई कहानी आंदोलन के चर्चित कथाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार और पहल सम्मान के सम्मानित दाज्यू कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण. तो यहाँ जो पुरस्कार मिला महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार, तो के 1987 में वो जो पुरस्कार 87 की साल में मिला, तो दाज्यू कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण किया. अब इस दाज्यू कहानी का मर्म क्या है, यह हम आज जानते हैं. दाज्यू कहानी बाल श्रमिक पर लिखी गई कहानी है. यह एक बाल श्रमिक जो बालक है 9-11 बरस का शायद इतना होगा, उस बाल श्रमिक की जो कहानी है जो पहाड़ी प्रदेशों में आता है और यहाँ शहरों में वह काम करता है एक कैफे में. तो जो पेट की आग बुझाने के लिए शहर में आकर एक होटल में काम करता है, जो इस बालक का जो इकाई है दाज्यू, जो बालक के द्वारा लिखी गई, बालक के लिए जो ये कहानी लिखी है, तो यहाँ पेट की आग बुझाने के लिए शहर में आकर एक होटल में काम करता है. तो उसका नाम है मदन. भोलेपन में जिसे वह अपना दाज्यू अर्थात बड़ा भाई समझने लगता है. तो वो जो उसका इतना पहाड़ी प्रदेशों में जो लोग रहते हैं, तो उसका भोलापन इतना होता है कि वह जो उसे जो दाज्यू शब्द जिसे बुलाता है, वह शब्द बड़े भाई को संबोधन करता है. तो वह अर्थात बड़ा भाई समझने लगता है. जिसको जो दाज्यू शब्द से बुलाता है, जगदीश बाबू है, उसे दाज्यू शब्द से बुलाते हैं, तो उसे बड़ा भाई संबोधित करता है. यह वही किस प्रकार एक दिन उसके बाल मन पर आघात कर जाता है. जो दाज्यू से जो जगदीश चंद्र बाबू है, जो उसे दाज्यू से जो मदन नाम का लड़का है उसे बुलाता है बड़ा भाई कहकर, बड़ा भाई बड़े भाई. तो एक दिन जो जगदीश बाबू है वो मदन को कहते हैं कि मुझे बार बार दाज्यू दाज्यू कहकर बुलाकर मेरी प्रेस्टीज यानी कि मेरी जो प्रेस्टीज है उन पर असर पड़ता है. तो यह कहानी जो वही जो कहता है, जो जगदीश चंद्र बाबू है, जो यह बालक को कहता है, और इसी तरह जो बालक के मन में एक आघात पहुंचता है, जो भोलापन है 9-11 बरस का बालक, आप समझते हैं कि उसे कितना भोलापन होगा, जो अपनापन दिखाता है. फिर जगदीश बाबू है वह
ऐसे कहकर उसके दिल पर ऐसी चोट लगती है कि जगदीश बाबू का चेहरा क्रोध से तनमनता उठता है। मदन प्रेस्टीज शब्दों का अर्थ समझे बिना ही सब कुछ समझ गया। मैनेजर से वो सिर दर्द का बहाना बनाकर रोज सारा दिन रोता रहा। तो उसके मन पर, उसकी भावनाओं पर ऐसा आघात लगता है। पहले अपनापन एक दूसरे में होता है, वो अपने रोज की जो क्रियाओं की बातें जो करते हैं वो लड़का उस जगदीश बाबू से, एक दिन जगदीश बाबू ऐसा कटु वचन उसे बोल देते हैं और जो अपनापन है तो ऐसे थोड़ी ही क्षणों में जैसे दूर हो जाता है, ऐसा उसे मन पर, उस दिल पर आघात लगता है। तो यह कहानी जो अपनत्व भेर दो शब्द अपरिचित व्यक्तियों को निकट ला देता है। यह कहानी है जो अपरिचित है, जो जगदीश बापू है इस शहर में अपरिचित है, तो इस बालक के प्रति जो निकट ला सकते हैं। और तिरस्कार भरी वाणी जो एक दिन जो जगदीश बाबू है जो उसकी तिरस्कार भरी जो वाणी है उस लड़के को कहते हैं तो अपरिचित बना देती है। प्रस्तुत कहानी के बालक मदन और जगदीश बाबू के बीच अपनत्व और तिरस्कार का ऐसा ही विपरीत संबंध बन जाता है जिसे हम अपना समझने लगते हैं। वही जब दिल तोड़ देता है तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, यही दाजू कहानी का केंद्र बिंदु है। जो बालक अपना भाई समझता है और एक दिन ऐसा वचन उसके अपरिच वाणी से, तिरस्कार भरी वाणी से जो उसे कहता है बच्चे से, और यह प्रतिक्रिया होती है कि वो कहानी इस केंद्र बिंदु में है। तो पहले मैं इस कहानी का बच्चों आपको मैं सारांश बताती हूँ, फिर हम इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तो यह कहानी बहुत अच्छी है और यह कहानी जो जगदीश बाबू को एक दिन ऐसा लगता है कि जो दाजू शब्द है, जो दाजू शब्द है वो मेरी प्रतिष्ठा पर वो मैच नहीं करता, तो एक दिन तिरस्कार भरी वाणी से यह कह देता है। और इस बालक के जो मनोभाव है और इस बालक के प्रति जो तिरस्कार बताया है, पहले अपनापन बताया है, तो पहले मैं उस सारांश आपको समझा देती हूँ, बाद में मैं कहानी को आगे बढ़ाऊंगी। तो 9-10 वर्ष का एक पहाड़ी लड़का एक कैफे में बॉय का काम करता है। जो 9-2 वर्ष का जो पहाड़ी लड़का है एक कैफे में बॉय का काम करता है। जगदीश बाबू चाय पीने के लिए उसी कैफे में आते हैं, उस पहाड़ी लड़के से प्रभावित होते हैं। एक दिन जगदीश बाबू है वो चाय पीने के लिए इस कैफे में आते हैं और उसे प्रभावित कर देता है वो लड़का। उन्हें देखकर मुस्कुराता है। लड़का उनसे पूछता है चाय साहब। लड़के के 2 शब्द सुनकर लगता है जैसे उसका अकेलापन दूर हो गया हो। तो कैफे में जो मदन से परिचित होते हैं जो जगदीश बाबू, तो जगदीश बाबू इस नए शहर में अपना अकेलापन भूल गए हैं और 2-4 दिनों में मदन उन्हें दाजू कहकर पुकारता है, उसे स्नेह के पेश आता है। तो यह दाजू उसकी भावनाएं कैसी होती है। तो परिचय में मैं आपको यह बताती हूँ कि जो अकेलापन जगदीश बाबू का जो लड़का दूर करता है, तो लड़के से बातचीत होती है तो वह अपना नाम मदन बताता है। जब इतना अकेला अपनापन हो जाता है एक दूसरे में, एक दिन उसने नाम पूछा जगदीश बाबू ने, तो वो नाम बताया मदन। अपने गांव का नाम भी बताता है, साथ में वो अपने गांव का नाम ही बताता है। लड़का यह जानकर बहुत खुश होता है जब उसे मालूम पड़ता है कि जगदीश बाबू भी उसके गांव के पड़ोस वाले गांव के हैं। एक दिन ऐसा मालूम पड़ता है इस लड़के को कि जो जगदीश बाबू है उसे जो गांव में रहते थे जो मदन, उसके पड़ोसी गांव के थे। तो उसे अपना बड़ा भाई मिल गया है। वह उन्हें दाजू कहकर संबोधित करने लगा, जैसे उसे ऐसा लगता है कि मुझे मेरा बड़ा भाई लगे, क्योंकि उसके पास के पड़ोस के गांव के जो जगदीश बाबू थे तो उसे अपनापन जैसा लगता है, क्योंकि वही लड़का दूर से आया है और शहर में एक होटल में काम करता है, श्रमिक बालक है।
तो उसे अपनापन कैसे लगता है, तो कोई 2-4 दिनों में दोनों का अजनबी बिल्कुल दूर हो जाता है। जगदीश बाबू जब भी कैफे में आते हैं तो मदन उन्हें दाजू कहकर संबोधित करता है। दाजू, कल आपने बहुत कम खाना खाया। दोनों इसी तरह से अपनेपन से भरी बातें करता है। तो मनुष्य के मन की समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी जब उसके साथ कोई नहीं होता तब निर्जन, जब अपनापन होता है तो कैसा महसूस होता है, तो कोई नहीं होता तब निर्जन एकांत में भी वह स्वयं को अकेला अनुभव नहीं करता। उस एकांकीपन में भी जो उसे अपनापन की अनुभूति होती है, इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों लोगों के बीच होकर भी वह सुनापन महसूस करता है। तो उसे सब कुछ पराया, अपनत्वहीन लगता है। मनुष्य मन की उनकी चटपटी स्थितियां के कारण लेखक ने उसकी भावना को यहाँ विचित्र बताया है। पहले जो बताया है और फिर उसकी भावना को कैसे विचित्रता दी है, यही बात इस दाज्यू में बताई है। तो मदन से हुई परिचय से जगदीश बाबू को अकेलापन तो दूर हो गया था, परंतु उसके द्वारा कहे जाने वाले बार बार दाज्यू संबोधन उसे पसंद नहीं था। वो एक दिन ऐसी विचित्रता आती है उसके मन में, जगदीश बाबू के मन में, और यह संबोधन से बार बार बुलाने पर उस बालक को कहते हैं, तो उस बालक के मन पर कैसा प्रभाव पड़ता है यही मैं आपको बताती हूँ। एक दिन जगदीश बाबू ने मदन को बुलाया। मदन ने आया दाजू 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 शब्द सुनते ही क्रोधित हो उठे। मदन ने पूछा, दाजू चाय लाऊं? जगदीश बाबू बोले, चाय नहीं, लेकिन यह दाजू दाजू क्या चिल्लाते रहते हो? किसकी प्रेस्टीज का ख्याल भी नहीं है तुम्हें? प्रेस्टीज यानी प्रतिष्ठा, तने मारा प्रतिष्ठानी खबर નથી। તો અહીંયા જ્યારે આ શબ્દો સાંભળીને જ્યારે મદનના હૃદય ઉપર એવી ચોટ લાગે છે, એવી ઠેસ પહોંચે છે, मैं તમને बताऊं છું। तो जगदीश बाबू का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा था। मदन प्रेस्टीज शब्दों का अर्थ समझे बिना ही सब कुछ समझ गया। मैनेजर से सिर दर्द का बहाना करके वह घंटों सिसकिया भरकर रोता रहा। रो लेने पर उसके अंतर की व्यथा शांत हो गई। उसके रहने पर उसकी जो अंतर की व्यथा है वो शांत हो गई। उसने कुछ निश्चय किया और फिर अपने काम में लग गया। बाद में उसने मन ही मन कुछ निश्चय किया कि अब मैं कैसे पेश आऊँ उस जगदीश बाबू के सामने। बॉय कहते ही साहब मुझे दूसरे दिन अपने बचपन के साथी हेमंत के साथ जगदीश बाबू कैफे के चाय पीने गए। जगदीश बाबू के बुलाने पर वह पहले जैसी तत्परता से उनके पास नहीं आया। पहले जो उसका अपनापन था और भाव था, और बड़ा भाई संबोधन बुला के जैसे वो उनके पास बार बार दौड़ा चला जाता था, वही बात अब नहीं दिखाई देती है। दोबारा बुलाने पर भी ये आया। आज उसने मुंह पर न पहले जिसकी मुस्कान थी और न उसने दाजू का क्या लाऊं, तो उसे दाजू शब्दों का उपयोग नहीं किया। कहाँ हेमंत ने? मदन ने उसका नाम पूछा तो वह चुप रहा। जब जो जगदीश बाबू के साथ आए उसके मित्र जो हेमंत जी है उसने पूछा कि तो वो चुप हो गया। जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदन की ओर देखा तो उन्हें लगा जैसे अभी वह ज्वालामुखी से सा फूट पड़ेगा। हेमंत ने दोबारा नाम पूछा तो बॉय कहते हुए साहब मुझे कहकर मदन मुड़ गया। तो वो लड़का कहता है कि साहब मुझे बॉय सब बुलाते हैं, तब उसने वह मुड़ गया। तो यह जो दाजू शब्द है, तो पहले दाजू शब्द से कितनी एक दूसरे में खालीपन था, वो अपनापन आ गया, एक दूसरे के बिना वो रह नहीं सकते। और बाद में ऐसे तिरस्कार भरी वाणी से जो मदन के हृदय में जो बदलाव आता है, तो यही बात यहाँ इस इकाई में बताई गई है। जो दाजू कहने पर क्या असर होती है और वो तिरस्कार भरे शब्दों से जगदीश बाबू के ऐसे जो मदन नाम का 9-2-11 लड़का है वर्ष का, उसके हृदय पर क्या असर होती है, यही
यहाँ मार्मिक चित्रण यहाँ रजू किया है। तो यह मुख्य पात्र है मदन का। यह मदन जैसे उसे अपनापन इस इकाई में बताता है, फिर क्या होता है तो मैं इस इकाई को अब आगे बढ़ाती हूँ। तो यहाँ चौक से निकल पर बाई और जो बड़े साइन बोर्ड वाला छोटा कैफे है। तो चौक से निकलकर बाई ओर बड़े साइन बोर्ड वाला छोटा कैफे है। वहीं जगदीश बाबू ने उसे पहली बार देखा था। गोरा चिट्टा रंग, नीली शफाफ आंखें, सुनहरे बाल और चाल में एक अनोखी मस्ती पर शिथिलता नहीं, कमल के पत्ते पर फिसलते हुए पानी की बूंद की फुर्ती, आंखों की चंचलता देखकर उसकी उम्र का अनुमान केवल 9-2 वर्ष का ही लगाया जा सकता है। जो पहाड़ी का जो लड़का है तो उसका रंग कैसा है, उसकी आंखें कैसी है, उसके बाल कैसे है, उसकी आंखों की चंचलता कैसी है, तो यहाँ उसकी उम्र का जो तकाजा लगाया जाए तो 9-10 वर्ष का ही लगाया जा सकता है और शायद वही उम्र उसकी रही होगी। अधजली सिगरेट का एक लंबा कस खींचते हुए अब जगदीश बापू ने कैफे में प्रवेश किया तो वह एक मेज पर प्लेट उठा रहा था और जब वे पास होने के टेबल पर बैठे तो वह सामने था, मानो घंटों से उसकी उस स्थान पर आने वाले व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो। यो उसी जो टेबल पर उसका ध्यान था और सामने जो घंटों से कितने घंटों से उस स्थान पर आने वाले व्यक्ति की राह देख रहा हो ऐसा लगता था। वह कुछ बोला नहीं, हाँ नम्रता प्रदर्शन के लिए थोड़ा झुका और मुस्कुराया भर था, पर उसके इस मौन में जैसे सारा मीनू समाहित था। જ્યારે મુસ્કુરાવીને જ્યારે બોલે છે સામે ગ્રાહકની સામે ત્યારે એનું મતલબ એવો છે કે એને સામે મૌન થઈને સમાહિત કરે છે। सिंगल चाय का ऑर्डर पाने पर वह एक बार पुनः मुस्कुराए। जब जगदीश बाबू ने एक सिंगल चाय का ऑर्डर दिया तो वो दूसरी बार पुनः मुस्कुराया कर चल दिया और पलक झपकते ही चाय हाजिर थी। जैसे ही पलक थोड़ी क्षणों में जाने चा आवी गई। मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती है। जो मनुष्य की भावना है वह बड़ी विचित्र होती है कि इस भावना में जो मजदूर है, कैफे में आए जगदीश बाबू से परिचय होने पर उसे बहुत खुशी होती है और उसकी भावनाएं है वह बड़ी विचित्र होती है। तो निर्जन एकांत स्थान में निस्संग होने पर भी कभी कभी आदमी एकाकी अनुभव नहीं करता। जब मनुष्य, मैंने आपको आगे बताया कि जब मनुष्य जो अकेला होता है तो वह जगदीश बाबू है। तो यो इस स्थान पर जो मनुष्य के मन में समझ पाना बहुत मुश्किल है। कभी कभी वो उसके साथ कोई नहीं होता तब निर्जन एकांत से भी स्वयं को अकेला अनुभव नहीं करता। उस एकांकीपन में भी उसे अपनेपन की अनुभूति होती है। इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों लोगों के बीच होकर भी वह सूनापन महसूस करता है तो उसे सब कुछ अपनतहीन लगता है। तो मनुष्य मन की इन्हीं अटपटी स्थितियों के कारण यह जो जगदीश बाबू है तो यह अकेला अनुभव करता है। लगता है जैसे सब कुछ कितना निकट है, कितना अपना है, परंतु इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों नर नारिया के बीच जनरवमय वातावरण में रह कर सूनेपन की अनुभूति होती है। तो उसका वातावरण है वो सूनापन जैसा हो गया था। वह पराया है, कितना अपनत्वहीन, पर यह अकारण ही नहीं होता। इस एकाकीपन की अनुभूति इस अलगाव की जड़ें होती है। तो विछो या विरकित यानी जो विरकित का शब्दों में आपको बताती हूँ। विरकित, तो विरकित शब्द है वो कैसा है तो कि विरकित शब्दों में चिराग उदासीनता, जो उदासीनता होती है तो यहाँ विरकित शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ अकारण ही नहीं होता। इस एकांकीपन में अनुभूति इस अलगाव की जड़ें होती है।
विछोड़िया विरकित की किसी कथा के मूल है। अब जगदीश बाबू दूर देश से आए हैं, अकेले हैं, चौक की चहल पहल, कैफे की शोरगुल में उन्हें लगता है कि सब कुछ અપનત્વહીન હે। આટલું બધું શોરગુલ થાય છે છતાંય એ પોતે પોતાનું કોઈ જ નથી અને પોતે અકેલાપન અહીંયા મહેસૂસ કરે છે। શાયદ शायद कुछ दिनों रहकर अभ्यस्त हो जाने पर, अभ्यस्त यानी व्यस्त, चाहे कुछ दिन होकर जो अभ्यस्त हो जाने पर आदत पड़ जाती है। तो यहाँ એવું વિચારે છે કે થોડો સમય હું રહીશ એટલે મને અહીંયા આદત પડી જશે। तो इसी वातावरण में अपनेपन की अनुभूति होने लगती है। जो आज तो लगता है कि वह अपना ही नहीं, अपनेपन का सीमा से दूर कितना दूर है। और तब उन्हें अनायास याद आने लगता है कि अपने गांव पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे, अपने निकट शहर के कैफे होटल में चाय साहब। जगदीश बाबू ने रक्तदानिश में सिगरेट झाड़ी। उन्हें लगा इन शब्दों की ध्वनि में वही कुछ है जिसकी रिक्तता उन्हें अनुभव हो रही है, उसका खालीपन है उसके जीवन में, इसका अनुभव जगदीश बाबू को हो रहा है। और उन्होंने अपनी शंका का समाधान कर लिया है। क्या नाम है तुम्हारा? तो बताता है मदन। मदन? अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो? तो पहाड़ का हूँ बाबूजी। वो कहता है कि मैं पहाड़ का हूँ बाबूजी। पहाड़ तो सैकड़ों है, बहुत दूर है। आबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा, तुम्हारा गांव किस पहाड़ में है? इस बार शायद उस पहाड़ और जिले का भेद मालूम हो गया। मुस्कुरा कर बोला, अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा। उसने अपने गांव का नाम बताया, पहाड़ का अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में कौन सा गांव है? तो विशेष जानने की गरज से जगदीश बाबू ने पूछा। उस लड़के पर कुछ विशेष जानने की उसे इच्छा हुई, तो फिर उस लड़के से पूछा। इस प्रश्न से उसे संकोच में डाल दिया। शायद अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उसे संकोच हुआ था। इस कारण टालता हुआ सा बोला, वो तो दूर है साहब, अल्मोड़ा से 15-20 मील होगा। फिर भी नाम तो कुछ होगा ही, जगदीश बाबू ने जोर से देकर पूछा। तो बोला, डोटिया लगो। वह संकुचाता हुआ सा बोला। जगदीश बाबू के चेहरे पर पूती हुई एकाकीपन की स्नायु दूर हो गई, जैसे उसके पास का गांव वाला लड़का उसे मिला और उसका जो अकेलापन था वह उसे जाने दूर हो गया। और जब उन्होंने मुस्कुरा कर बोला, बताया कि वे भी उसके निकटवर्ती गांव के रहने वाले हैं, तो लगा जैसे प्रसन्नता से कारण अभी मदन के हाथ से ट्रे गिर पड़ेगी। उसके मुंह से शब्द निकलता चाह कर भी न निकल सका। खोया खोया सा वह अपने अतीत को फिर लौट लौट कर देखने का प्रयत्न कर रहा था। जो खोया खोया जो रहता था, जो अपने अतीत को लौट लौट कर उसे देखने का प्रयत्न कर रहा हो। अतीत गांव, ऊंची पहाड़ियाँ, नदी, ईजा, बाबा दीदी, भूली, छोटी बहन, दाजू यानी बड़ा भाई। मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसकी छाया निकट जान पड़ी। ईजा नहीं, बाबा नहीं, दीदी, भूली नहीं, दाजू, हाँ दाजू। 2-4 ही दिनों में मदन और जगदीश बाबू के बीच का अजनबी की खाई दूर हो गई, उसका परिचय हो गया। टेबल पर बैठते ही मदन का स्वर सुनाई देता है। जब जगदीश बाबू टेबल पर बैठते हैं तब मदन का स्वर उसे सुनाई देता है। दाजू, जय हिंद। दाजू, आज तो ठंड बहुत है। दाजू, क्या नहीं भी हिम पड़ेगा। दाजू, आपने तो कल बहुत थोड़ा खाना खाया। तभी किसी और में बॉय की आवाज पड़ती है और मदन उस आवाज की प्रतिध्वनि से पहले ही वहां पहुंच जाता था। जो लोग दूसरे लोग आते थे उसे बॉय से बुलाते थे, तो उसकी ध्वनि यानी कि उसकी आवाज से पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच जाता था। ऑर्डर लेकर फिर जाते जागते जगदीश बाबू से पूछता, दाजू कोई चीज, कोई दूसरा लाऊं, कोई चीज, पानी लाऊं? लाया दाजू। शब्दों की उतनी ही आतुरता और लगन से दोहराता जितनी आतुरता से बहुत दिनों के बाद मिलने पर भी
माँ अपने बेटे को चूमती है। कुछ दिनों बाद जगदीश बाबू का एकाकीपन दूर हो गया। થોડા સમયમાં જ બંનેનું જે ભાવના હતી એટલી બધા બંને હળી મળી ગયા। तो उन्हें जब चौक कैफे नहीं सारा शहर अपनेपन का रंग में रंगा हुआ सा लगने लगा। परंतु अब उन्हें यह बार बार दाजू कहलाना अच्छा नहीं लगता था। अब जगदीश बाबू को यह जो मदन उसे दाजू कहकर बुलाता था उसे अच्छा नहीं लगता था। और वह मदन था कि दूसरी टेबल से भी दाजू, मदन इधर आओ, आओ दाजू। दाजू शब्दों की आवृत्ति पर जगदीश बाबू के मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठे। अपनत्व की पतली डोरी अहम की तेज धारा में आगे न टिक सकी। जो अभिमान और अहम था जगदीश बाबू में, उसकी जो धारा थी वह तेज में आगे टिक सकी। दाजू चाय लाओ। जब दाजू के कहने के शब्द चाय लाऊं, जब वो लड़का जब चाय लाता है तो पहले शब्दों का संबोधन करता है दाजू, चाय लाऊं। चाय नहीं लेकिन यह दाजू दाजू क्या चिल्लाते रहते हो। वह जगदीश बाबू कहते हैं मुझे चाय नहीं लेकिन दाजू दाजू कहकर क्या चिल्लाते हो। दिन रात किसी को प्रेस्टीज का ख्याल भी नहीं तुम्हें। दिन रात मुझे दाजू दाजू क्या कहते हो, किसकी प्रतिष्ठा का तुम्हें ख्याल नहीं। जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण तमा गया। शब्दों पर अधिकार नहीं रह सका। मदन प्रेस्टीज का अर्थ समझ सकेगा या नहीं यह भी उन्हें ध्यान नहीं। जो प्रेस्टीज शब्द जो बोले है वो मदन उस अर्थ को समझ सकता है या नहीं, पर उसका चेहरा देखकर मदन को जो उसके मुंह पर जो अनुभूति होती है उन्हें ध्यान दे नहीं रहा। पर मदन बिना समझा ही सब कुछ समझ गया। जो उसका चेहरा लाल पीला देखकर वो बिना समझा ही सब कुछ समझ गया। मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी चोट लगी। ऐसा व्यवहार, विचित्र व्यवहार किया। उस व्यवहार से तिरस्कार भरी वाणी से उसे हृदय पर बहुत चोट लगी। मैनेजर से सिर दर्द का बहाना कर वह घुटनों सर दे कोठरी में सिसकिया भर रोता रहा। जब मैनेजर ने वो वहाँ से चला गया और मैनेजर के बहाना बताया कि मुझे सिर दर्द हो रहा है और कोठरी में वो जोर सिसकिया भर से रोने लगा। पर गांव से दूर ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति आत्मीयता प्रदर्शन स्वाभाविक ही था। उसका जो आत्मीयता थी उस दोनों में उस संबंध में प्रदर्शन था वो स्वाभाविक ही था। इसी कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे लगा जैसे किसी ने उसे ईजा की गोदी से, बाबा की बाहों से और दीदी की आंचल से, छाया से बलपूर्वक खींच लिया हो। परंतु भावुकता स्थायी नहीं होती। रो लेने पर अंतर ही की घुमड़ती वेदना की आंखों की राह बाहर निकलने लगी। पर मनुष्य भी निश्चय करता है। भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होती है। मदन पूर्व तो काम करने लगा। दूसरे दिन ऐसा लगता है कि जाते हुए अचानक ही जगदीश बाबू की भेंट बचपन के सहपाठी हेमंत से हो गई। एक दिन ऐसा जगदीश बाबू की भेंट कि उसे कौन मिला तो के हेमंत, जो सहपाठी था बचपन के, उसे साथ पढ़ने वाला था। कैफे में पहुंचकर जगदीश बाबू ने इशारा से मदन को बुलाया, परंतु उन्हें लगा जैसे वह उनसे दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा हो। जब उसे लगा कि मदन मुझसे दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा हो। दूसरी बार बुलाने पर ही मदन आया। आज उसके मुंह पर वह मुस्कान न थी और न ही उसके क्या लाऊ दाजू कहा स्वयं जगदीश बाबू को ही कहना पड़ा। 2 चाय 2 आमलेट, परंतु तब भी लाया दाजू कहने की अपेक्षा लाया। साफ कहकर वह चल दिया। साफ किया, वो दाजू शब्दों का उपयोग नहीं किया। मानो दोनों अपरिचित हो गए। तो ऐसा लगता है दोनों की जो शब्द है दाजू शब्द वो पहले कैसे बुलाता था और एक दिन ऐसे दोनों मानो इतने अपनापन से जो दूर हो गए, अपरिचित हो गए,
तो वो रूखा सा उत्तर दिया जगदीश बाबू ने और वार्तालाप का विषय ही बदल दिया। मदन चाय ले आया था। क्या नाम है तुम्हारा लड़के? हेमंत ने अहसान चढ़ाते को गरज से पूछा। वो सामने से हेमंत ने उस लड़के का नाम पूछा। कुछ क्षणों के लिए टेबल पर गंभीर मौन छा गया। થોડા ક્ષણોમાં ટેબલ પર એકદમ ગંભીર મૌન જાણે છવાઈ ગયું। जगदीश बाबू की आंखें चाय की प्याली पर ही झुकी रह गई। मदन की आंखों के सामने विगत स्मृतियां घूमने लगी। जगदीश बाबू का एक दिन ऐसे ही नाम पूछना, फिर दाजू आपने तो कल थोड़ा सा ही खाया और एक दिन किसी की प्रेस्टीज का ख्याल नहीं रहता। तुम्हें जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदन की ओर देखा। उन्हें लगा जैसे अभी वह ज्वालामुखी सा फूट पड़ेगा। हेमंत ने आग्रह के स्वर में दोहराया, क्या नाम है तुम्हारा? बॉय कहते हुए साहब, मुझे सब बॉय कहते। संक्षिप्त सा उत्तर देकर वह मुड़ गया। आवेश में उसका चेहरा लाल होकर वो और अधिक सुंदर हो गया था। अब इतना आवेश था, उसके हृदय में इतनी ठेस पहुंची थी और उस शब्दों में इतना आवेश था कि उसका चेहरा लाल हो गया और अति सुंदर हो गया। तो यह दाजू जो इकाई है, वो कहानी जो इस अपने जो भोलेपन जो बालक है उसका हृदय जो यहाँ निरूपण किया है, यह एक कहानी का जो उद्देश्य है, जो अपने हृदय तक इस बालक की जो भावना है वह हमें भी पहुँचती है। तो यह इकाई बहुत सुंदर है। इस कहानी है तो इस कहानी में एक जो दाजू शब्दों की जो बात की है, तो यह कहानी यहाँ पूर्ण होती है। और यहाँ मैं आपको शब्दार्थ बताती हूँ कि शफ का यानी कि उजलू, मीनू यानी व्यंजन, सूची, निस्संग यानी अकेला, जन शब्द मेन એટલે શોરગુલ युक्त, हिम यानी बर, यू यानी बर, अहम यानी घमंड, प्रेस्टीज यानी इज्जत प्रतिष्ठा, वेदना यानी पीड़ा। तो यहाँ मैंने आपको होमवर्क में दिया है स्वाध्याय। सही विकल्प चुनकर उत्तम उत्तर दीजिए। तो यहाँ मैंने आपको होमवर्क दिया है कि सही विकल्प પછી एक एक वाक्य के उत्तर और दूसरा है होमवर्क में सविस्तार उत्तर दीजिए। तो प्रश्न 1, प्रश्न 2 और प्रश्न 3 आपको होमवर्क में बच्चों लिखना है और मैं आशा रखती हूँ कि आप सुंदर शब्दों से यह होमवर्क लिखेंगे। थैंक यू।